हेलो गाइस, वेलकम टू इजी पे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के नियमों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला जीरोथ लो, जीरो का नियम, शून्य का नियम, जीरो का नियम भी आप कह सकते हो, जीरो लो। सेकंड फिर आता है फर्स्ट लो, और देन थर्ड आता है अपने पास सेकंड लो। ठीक है। मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों के तीनों लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीरो लो तो आपके लिए बिल्कुल मतलब छोटा सा एक डेफिनेशन है, वो खत्म, आपका जीरो लो खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। पहले की क्लासेज आप अच्छे से देख रहे होगे। आज अपने सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके फर्स्ट लो के अंदर इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं कुछ बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे 2013 के एग्जाम का। ठीक है, टेक्निकल का एग्जाम मैंने खोल के देखा। 2 मिनट का आपका टाइम लेना चाहूंगा। ठीक है, आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। मैंने 2013 का पेपर खोला, सिर्फ एक प्रश्न ऐसा था जो जो था स्प्रिंग इंडेक्स। क्या था? स्प्रिंग इंडेक्स। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा था जो पूरे एग्जाम, मतलब वो पूरा जो एग्जाम था, जो अभी तक आपको मैं पढ़ा चुका हूं उनमें से नहीं आपको मैंने बताया था, बाकी सब कुछ बताया था। ठीक है, लगभग लगभग 20 प्रश्न आए थे अपने बेसिक में से। ठीक है, लगभग बेसिक में से 20 आए थे। 10 प्रश्न अपने पढ़ चुके हैं, 10 से 12 प्रश्न तक अपने कर चुके हैं, जो अभी तक अपने टॉपिक कवर किए हैं उनमें से अपने इतना कुछ पढ़ चुके हैं। तो स्प्रिंग इंडेक्स इंडेक्स को छोड़ के आपको मैंने सब कुछ करवाया था, और ये मैं, मेरे को याद था, मैं भूल गया था, मैंने आपको एमसीक्यूज में क्लियर करना था। ठीक है, एमसीक्यूज मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने वो मतलब क्लासेज आपकी बंद कर दी। ठीक है, मुझे मुझे ये था यार, आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं है, आपको मैं पढ़ा के बस बात खत्म करता हूँ, जो आपका रिस्पॉन्स जैसा आएगा मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आप बहुत जल्दी आपके लिए मैं 2013 का जो अभी तक का पेपर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो लेके आऊंगा। एक अलग से अपने क्लास लगा लेंगे। ठीक है, फर्स्ट लो अपना पूरा होते सर अपने क्लास लगाएंगे। वो इसलिए उसका एक रीजन है, जिन बच्चों के दिमाग में अभी तक भी यह बात है ना कि सर आप जो करवा रहे हो वो इनफ है, नहीं है, उन बच्चों के लिए एमसीक्यूज लेके आऊंगा। मैंने आपको कह दिया ना, जितना भी पढ़ाया उसमें सिर्फ स्प्रिंग इंडेक्स नहीं था। और यदि आपने एक चीज और भी नोट करना, मैं आपके साथ वो जो प्रश्न मैं करवाऊंगा उससे पहले शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे अपने पोल भी रख लेंगे, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ रहे हो, या आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उस चीज का पूरा आपको मतलब आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हो जिस दिन आपके एमसीक्यूज के सेशन होंगे। बेसिकली वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो हमारे लिए इनफ नहीं है। ठीक है, आप जाना, 2013 का पेपर आज ही मैं शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं। पेपर देखना, आपको खुद पता लग जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब आप कहोगे, एक एक प्रश्न है, क्रॉस क्वेश्चन आप जल्दी तैयार रखते हो मुझे पता है। आप कहोगे सर 9 साल हो गए हैं, 9 ईयर्स हो गए हैं इन वैकेंसी को आए हुए, 9 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, 9 साल में हर एक एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप उसकी थ्योरी नहीं चेंज कर सकते, उसकी डेरिवेशन नहीं चेंज कर सकते, उसका फॉर्मूला नहीं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी उनमें चेंजेस नहीं होते, वो एज इट इज सेम ही रहते हैं। अगर कोई प्रश्न टोर्जन में एसएससी जेई में पूछा जा रहा है तो वो यहाँ भी पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो सॉरी वो जो टॉपिक है वो सेम रहेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में समय के साथ चेंजेज होते रहते हैं, उसमें काफी कुछ चेंज अपने को देखने के लिए मिलता है, उस चीज का अलग से कंसिडर करेंगे। आपको समझाने के लिए जल्दी अपनी एमसीक्यूज की क्लास आ रही है, जहां इस चीज को आपको दिमाग से निकालना है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो इनफ नहीं है, वो चीज आपके मैं पूरी तरह दिमाग से निकाल दूं, इस चीज पे आप विश्वास रखिए। एंथैल्पी की बात करते हैं। एंथैल्पी, हिंदी में भी एंथैल्पी को एंथैल्पी ही कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप आराम से पढ़ते हैं। देखो, मैं मेरे को एक चीज पता लगी है, मैं आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक एक घंटे की क्लास लेके आपको ज्यादा, मेरे को पर्सनली फील होता है कि ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है, हो सकता है बच्चे पढ़ ना पा रहे हो। अपने एक एवरेज सी क्लास 40 से 45 मिनट की करने की कोशिश किया करेंगे। जल्दी नहीं है अपने को, अपने पास ऐसा नहीं है कि एग्जाम अपने सिर पे है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी होती तो अपने कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाते, अभी जल्दी नहीं है तो आराम से पढ़ेंगे। अगर आपके एग्जाम आ भी जाता है
तो क्या दिक्कत है, आपकी 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में कर दी जाएगी, पर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी हिंदी में भी एंथैल्पी कहते हैं, इंग्लिश में भी एंथैल्पी कहते हैं। क्या है यह? एक नहीं, पहले आपने इसको डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूला देखो, फिर उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे। हाँ, इसकी डेफिनेशन देखो। एंथैल्पी को अपने डिनोट करते हैं एच से, याद रखना एंथैल्पी को एच से डिनोट किया जाता है, यू प्लस पी वी, ये होता है एंथैल्पी। ठीक है, एच क्या एंथैल्पी, यू क्या है अपने पास इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, पी क्या है दाब, और वी क्या है वॉल्यूम आयतन। इतनी बात आप समझ गए होगे। अब इस चीज को डेफिनेशन में देखते हैं। यह एक थर्मो डायनेमिक डायनेमिक क्वांटिटी क्वांटिटी है जो टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम के बराबर होती है। पर 1 मिनट हिंदी में समझा देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड 1 सेकंड दादा। हाँ, यह क्या है, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी मतलब एक ऊष्मागतिकी का गुण है, जो जो क्या होता है, पूरा जो सिस्टम है उसमें जितना हीट है, पूरी टोटल हीट है उसके बराबर होती है। इतनी बात आप याद रखना। हिंदी में भी क्या आसान भाषा में आपको समझा दिया, डेफिनेशन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इट इज इक्वल टू द, किसके होता है, इट इज इक्वल टू द प्लस ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, किसके? यह बराबर होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के जोड़, पता नहीं यार, मैं हिंदी में पता नहीं अब मैं क्या ही लिखूंगा, मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। यह बराबर होती है सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के जोड़ व आयतन तथा दाब के गुना के। शायद तक यार यही लिखा जाएगा, प्लीज माफ कर देना, मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मेरे को माफ कर दिया करो आप। मेरे ख्याल से हिंदी में डेफिनेशन यही होगी। ठीक है, मुझे अच्छे से नहीं लिखना आ रहा, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ आपको। पर जो बात है, जो मुद्दे की बात है, मैंने आपको समझा दिया। जिस भी भाषा में आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश वाले आप सुनना चाहते हो सुन सकते हो। ए थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द टोटल हेड कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, full stop, it is equal to the internal energy of the system plus the product of pressure and volume। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, क्या इंटरनल एनर्जी जो के जोड़ प्लस दाब आयतन के गुना के बराबर होता है, क्या एंथैल्पी। अब मैं एक चीज कर रहा हूं, वो चीज आप देख लेना। वही बात गुरुजी, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ दादा, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, ये चीज आपने लिख ली, मैं इसको ये कर देता हूँ, एच अपॉन में एम इज इक्वल टू यू अपॉन में एम प्लस पी वी अपॉन में एम। क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ? आपको कि साहब आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं है, आपको जो पसंद है वो कर दो। मैंने क्या किया, तीनों चीजों को मास से, इसके द्रव्यमान से भाग दे दिया। यदि आप किसी भी क्वांटिटी को द्रव्यमान से भाग देते हो तो विशिष्ट के रूप में आती है, स्पेसिफिक के रूप में निकल के आती है। जैसे वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंथैल्पी अपॉन में मास मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी। इतनी बात समझ गए हो? तो क्या मैं इस चीज को, ये चीज लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल एच इज इक्वल टू स्मॉल यू प्लस आर टी, लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे साहब लिख सकते हो, पर ये आर टी कैसे आया, आप ये बता दो। हमें ये पता लग गया, ये स्पेसिफिक हीट है, ओ सॉरी स्पेसिफिक एंथैल्पी है, ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, पर ये आर टी कैसे आ गया यहाँ पे? आप ये लिखो ना, या तो छोटा पी और वी लिखो, नहीं, याद करो, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, और ये एम इधर गया तो पी वी अपॉन में एम इज इक्वल टू आर टी होता है। तो ये बात
समझ आ गई है। आर टी कैसे आया उतनी बात आप समझ गए हो। होप सो आपको समझ आ गई होगी, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी बात आपके लिए अच्छा है अगर नई प्रॉब्लम होगी। अब मैं बात करता हूँ चेंज इन एंथैल्पी के बारे में। एक एक टर्म आती है चेंज इन एंथैल्पी, वो भी आप लिख लीजिए, वो आपके काम आएगी कहाँ पे, जब अपने अभी फर्स्ट लो सॉरी ऊष्मागतिकी गतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे तब अपने काम आएगी। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है उसके बारे में अपने बात करते हैं, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन के बारे में बात करें। वैसे तो पूरी की पूरी एक डेरिवेशन है, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं नहीं घुसाऊंगा उस डेरिवेशन में आपको। सिर्फ एक फॉर्मूला है, याद कर लेना। अगर आप कहोगे, अगर आप मुझे देखो, जब भी मैं आपको कहता हूं आपको ये याद करना है, मेरे पास डेरिवेशन लिखी होती है। मैं पहले ये बात आज क्लियर कर रहा हूं, मेरे पास उस चीज की डेरिवेशन लिखी हुई होती है। आप मुझे बता दिया करो कि सर हमें वो डेरिवेशन आप टेलीग्राम पे भेज दो, या मुझे पर्सनली आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, मैं पर्सनली आपको भेज दिया करूँ, मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। ठीक है, मैं डेरिवेशन में घुसाना नहीं चाहता आपको। ठीक है, मेरे को एक ही मोटिव है, मैं डेरिवेशन 4 5 6 लाइनों की करके भी आपको वही चीज याद करनी है। तो इससे अच्छा मैं सिर्फ याद करने वाली चीज आपके चरणों में दे दूं कि साहब ये लो और इसको याद कर लो। तो क्या बात होती है चेंज इन एंथैल्पी, डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। बस ये बात याद ही रखना, अभी अपने काम आएगी ये, भूलना मत। एक बात है, इससे पहले अपने डी क्यू पढ़ के हटे थे, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ में अपने सब काम आएगा। वो क्या था, एम सी बी डी टी। डी यू पढ़ के हटे थे अपने, डी यू, डी वी ऐसे बनता है, सी वी ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखोगे। एक अपने कार्य पढ़ के हटेंगे, वो क्या है, पी डी वी। ये भी बात आप याद रखोगे, ये 3 4 बातें आपको याद रखनी है। उससे पहले अपनों ने जनरल लॉ ऑफ गैसेज नहीं की थी, गैस का सामान्य नियम क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट लॉ में सारे का सारे चीज आपके काम में आएगी, फिर मत कह देना कि साहब आपने बताया नहीं था और ये हमारे साथ आपने क्या कर दिया। मैं पहले ही आपको इस चीज से अवगत करवा रहा हूँ, ये तीनों चारों चीजें आपके काम में आएगी। अब अपने आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड मैं ना पानी भर लूं, पानी यार प्यास बहुत लगती है, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, हद नहीं है इसकी कोई। कोई दिक्कत तो नहीं होती ना पानी पुनी पीता हो तो। चलिए, मैं अपनी कॉपी सेट कर लूं। हम्म, अब करते हैं मुद्दे की बात, उष्मागतिकी के नियमों के बारे में, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करता हूं मैं जीरोथ लॉ। यार बहुत बहुत सारा कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत कुछ है। एक सेकंड गाइज, मैं एक सेकंड में अभी अभी ही वापस आ रहा हूँ। मैं सॉरी, मैंने कल भी यही किया था, रात भी यही कर रहा हूँ, पर कॉल आ रही है तो मैं एक सेकंड अभी आपको फोन करता हूँ। और फोन क्या करता हूँ, सॉरी, आपके साथ मैं जुड़ता हूँ, एक सेकंड। चलिए चलिए, रहने दीजिए, फोन कट गया, वो इम्पोर्टेंट फोन किसी का था, किसी का, मतलब समझ गए ना। हाँ हाँ, तो जीरोथ लॉ के बारे में बात करते हैं अपने। जीरोथ लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि जीरोथ लॉ होता क्या है। कुछ भी नहीं होता यार, एक डेफिनेशन है, याद कर लेना, एक एग्जांपल है थर्मोमीटर, वो याद कर लेना, बात खत्म है, इससे ज्यादा फालतू की बात मत याद करना। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, यह नियम, डेफिनेशन ध्यान से देख लेना, यह नियम थर्मल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, ऊष्मागतिकी संतुलन को दर्शाता है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है वो देखें, तो यदि दो पिंड अपने आप में, अपने आप में तीसरे तीसरे पिंड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, कौन से इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बात याद रखना, क्या, तापीय संतुलन, क्या, तापीय संतुलन। ठीक है, हाँ हाँ, तापीय संतुलन ऊपर भी, हाँ, यह नियम थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ऊष्मागतिकीय नहीं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय संतुलन, मैं लिख देता हूँ, तापीय, शायद नहीं, ये इधर आता है, तापीय
संतुलन, तापीय संतुलन के बारे में मतलब ये दर्शाता है, यदि दो पिंड आपस में तीसरे पिंड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। डेफिनेशन लिख लो, समझा मैं अभी दूंगा आपको, समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। क्या डेफिनेशन है? यदि दो पिंड अपने आप में तीसरे पिंड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वह आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इतनी बात याद रख लो। एक एग्जांपल लिख लो जो बार बार पूछा जाता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर का आप एग्जांपल अपने पास लिख के रख लो। अब मैं बात करता हूं कि क्या बातें कह रहे हैं यार, क्या इक्विलिब्रियम। देखो, यदि दो पिंड, एक पिंड मैं मानता हूं बी और एक पिंड मैं मानता हूं सी, ठीक है, दो पिंड, उसने क्या कहा अभी अपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? यदि दो पिंड अपने आप में तीसरे पिंड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, दो पिंड है अलग अलग है, तीसरा पिंड है अपने आप में, मतलब ये भी अपने आप में और ये भी अपने आप में, ए के साथ और ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, कौन, जो दोनों पिंड हैं वो क्या है, आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब बी जो होगा वो थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सी के साथ। इतनी बात आप समझ गए हो। यही होता है उष्मा गतिकी का शून्य का नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम कहते हैं। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अभी आप बात करोगे थर्मोमीटर के बारे में, ये कैसे आप कहते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, बेसिकली थर्मोमीटर ही एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल है जो अपने लेके चलते हैं। अब अपने बात करते हैं, देखो मरकरी, मरकरी गिलास के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, इतनी बात आप समझ गए हो। और उसी के साथ ये जो गिलास है वो बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। जब अपने गिलास को मुंह के नीचे या यहाँ मतलब कच्छ के नीचे, जो भी आप कहते हो यार, ठीक है, तो वो उसके साथ, और उसी के साथ मरकरी और बॉडी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, और इसी के कारण मरकरी का पारा, मतलब जो पारा, पारा ही कहते हैं मरकरी को, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो अप या डाउन अपने को दर्शाई देता है। इस बात को आप समझ सकोगे, इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आसानी से आपको बात समझा दी कि मरकरी गिलास के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और वो जो ग्लास होता है वो अपनी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो जब अपने टेम्परेचर नापते हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसी कारण से बॉडी और मरकरी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। यही बात अपने यहाँ पे करके हटे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई है नहीं आई है, आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगर नहीं आई है तो मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझने वाले होने चाहिए, मुझे समझाने में कोई परेशानी नहीं है, मैं समझाने में कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए बात करते हैं, जीरो लो इतना ही था। अभी जिसको लगता है ज्यादा पढ़ना है, यूट्यूब पे आईआईटी ईएंस की क्लासेज पढ़ी होगी, आप वहां से जाके ज्यादा पढ़ सकते हो। इन डेप्थ पढ़ना है, मैं गलत वे में नहीं कह रहा। कई बच्चों का होता है कि अब जैसे मेरे को टेक्निकल है तो मुझे मुझे ये होता है कि यार अभी मैं पूरा इसको बारे में अंदर अंदर तक छान दूं, ठीक है। मुझे इसलिए होता है कि मुझे आपको पढ़ाना है, पर आपको ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जितना काम का है उतना पढ़ो, इनफ रहेगा। फालतू की बात पढ़ोगे वो आपकी सिरदर्दी है। चलो मैं बात करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे मेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी का प्रथम नियम के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको भी, मैंने सोचा था मैं करवा दूंगा। मैंने प्रश्न देखे हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही ना ऐसे जैसे वो दूध होता है। आपके मैं एक एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके प्रश्न आते कैसे हैं, ठीक है। नॉन टेक अच्छे से पढ़ जाना, मैं फिर कह रहा हूँ। टेक्निकल की बात करूँ, जो दूध होता है, दूध के ऊपर जब मलाई आ जाती है ना, वो मलाई मलाई ही उठा के वो एग्जामिनर आपको देता है कि भाई ऊपर ऊपर से ही आपको उठा के देगा। इसमें क्या प्रश्न आया था, एक तो इसमें प्रश्न आया था अपने कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ उस पे कार्य करता है। एक बर्नौली थ्योरम पे भी आया था कि वो कौन से लॉ, उष्मा संचारित कौन से नियम पे वो, मतलब कौन से
यार क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास वो लिखा हुआ होगा। ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मैं कई बार ना मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम आती है, आपको ये बात पता है। सबसे पहले सबसे पहली बात अपने याद रखेंगे क्या है, ये लॉ ऑफ नेचर है। यह प्रकृति का नियम इसको कहते हैं, क्या प्राकृतिक नियम कहते हैं इसको। ठीक है, प्राकृतिक नियम क्यों कहते हैं ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा और ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, मेरा बताने का फर्क है। और ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है अभी तक आपको मैंने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संचरण के नियम पर यह कार्य करता है। यार पता नहीं क्या पेड़ में भी ना गड़बड़ रहती है। ऊर्जा संचरण के नियम पर ये कार्य करता है, इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संचरण के नियम पे कार्य करता है। होप सो इतनी बात समझ आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सभी के सभी आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात एनर्जी के लिए आपको एक लाइन लिखा देता हूं, वो सभी को आपको पता होगा, मैं सुना देता हूं, मैं लिखाता नहीं हूं। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे। एग्जामिनर कई बार आपसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही अपनी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसे अपने क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बात और याद रखेंगे, हीट एंड वर्क के ट्रांसफर के बारे के बारे में फर्स्ट नियम बताता है। क्या बताता है ये नियम, मेरे ख्याल से मेरी फोटो के ऊपर आ रहा होगा, कोई बात नहीं। हीट एंड वर्क के ट्रांसफर के बारे में क्या कौन सा नियम बताता है, फर्स्ट नियम बताता है, डायरेक्ट फॉरवर्ड वन लाइनर है, आप याद रखोगे। अब मैं एक बात बताता हूं, पीपीएम फर्स्ट मशीन। हाँ, पीपीएम फर्स्ट, इसको इंग्लिश में मेरे को हिंदी में सॉरी नहीं पता। ठीक है, मेरे को मैंने अपनी बुक्स में भी ढूंढा, मुझे नहीं मिला, पर मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। प्री पीचुअल मशीन ये क्या होती है, मैं आपको सीधा बुक पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं इस चीज को आपको अच्छे से, क्योंकि ये जो पीपीएम फर्स्ट पीपीएम सेकंड मशीन होती है ना, इसको समझना जरूरी है। आपके एग्जाम में भी 2013 के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, मैंने ये जो देखा था 2013 के एग्जाम में प्रश्न आया था कि पीपीएम फर्स्ट मशीन क्या होती है। ठीक है, मैं आपको वो जब करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा। बेसिकली मैं बात बताऊं, ये क्या कहती है कि आप एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किए बिना किसी भी कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ये होती है पीपीएम फर्स्ट मशीन। ठीक है, मतलब आप एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किए बिना आप कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा पीपीएम फर्स्ट मशीन कहती है। मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ, मैंने लिखी हुई है, ये देखिए। देयर कैन, ये मेरा कर्सर दिख रहा है क्या मुझे, यार ये हैंग हो गया क्या, नहीं हैंग नहीं हुआ। हाँ, देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेटिंग सिमुटेंसली। क्या कहना चाहता है कि देयर कैन बी नो मशीन, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है, विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क, जो कंटिन्यूसली अपने को कार्य दे सके विदाउट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेटिंग सिमुलेटली, मतलब कार्य, मतलब किसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किए बिना। वही मैंने पहले बताया कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किए बिना
ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो अपने को कार्य दे सकती है। इस बात को आपको मैंने बुक के अकॉर्डिंगली समझा दिया है। ठीक है, मैंने बुक इसीलिए ही रखी थी। आगे वो मैं बातें आगे जो बताऊंगा वो भी कहता क्या बता देता हूँ आपको। हाँ, पीपीएम फर्स्ट मशीन दस इज इम्पॉसिबल, मतलब पीपीएम फर्स्ट प्रकार की जो मशीन है वो बनाना इम्पॉसिबल है। पीपीएम मशीन क्या होती है, पीपीएम फर्स्ट मशीन क्या होती है, वो उसके बारे में लिख भी देते हैं, अपने लिख लेते हैं, आपको ये ना हो मैंने लिखाया नहीं। हम्म, ऐसी कोई भी मशीन, ऐसी कोई भी मशीन जिससे हम, ऐसी कोई भी मशीन जिससे, ऐसी कोई भी, रुको मैंने यार हिंदी इंग्लिश में एक बार फिर बोलूं, देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूअसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेटिंग सिमुलेटेनली। ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जिससे हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करे बिना कार्य प्राप्त कर सके। ठीक है, इस बात को मैंने इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में डेफिनेशन दे दी थी और हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दी है। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2013 में भी आपके पर पूछा गया। एक बात याद रखना, पीपीएम फर्स्ट मतलब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पीपीएम फर्स्ट मशीन इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्या बात की है मैंने कि पीपीएम फर्स्ट मशीन क्या है, वो इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई भी मशीन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में नहीं है जो इस प्रकार का कार्य कर सके कि आपने अब वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किए बिना ही आपको कोई कार्य प्राप्त कर दे दे। ऐसी कोई भी मशीन नहीं है। अभी अपनों ने पीछे पढ़ा था हीट एंड वर्क के ट्रांसफर के बारे में बताता है। तो थर्ड बात आप याद रखोगे, यह नियम अपने को क्या करता है, वर्क और हीट के ट्रांसफर के बारे में बात बताता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फोर्थ बात आपको, मैंने जो पीछे बातें की थी जब आपको मैंने एंथैल्पी समझाई है, एंथैल्पी कहाँ की, ये बातें एक, दो, तीन, चार, और पांचवी बात अपने को ये याद रखनी है फर्स्ट लॉ में क्या बात है कि ये कोई एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है, आपने उस सिस्टम को क्यों हीट, क्यों ऊष्मा प्रदान कर दी साहब, हाँ जी साहब हमने बिल्कुल कर दी। उस सिस्टम ने क्या किया, हीट को हीट, उस सिस्टम ने कुछ अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा को रख लिया। ठीक है, उसने अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा के रूप में कुछ ऊष्मा को रख लिया और कुछ कार्य बाहर निकाल दिया, मतलब कुछ कार्य हमें उससे प्राप्त हो गया। इतनी बात आप समझ गए हो कि मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा कंफ्यूजेबल मिक्सअप हो जाएगा, पर आप मिक्स मत होना, आराम से समझना इस बात को। हीट दिया, इंटरनल एनर्जी तथा वर्क अपने पास निकल गया कि वो हीट के साथ कुछ इंटरनल एनर्जी भी अपने पास रह गई थी। ठीक है, उस सिस्टम के अंदर एक कार्य भी हमें प्राप्त हो गया था। तो इस चीज से एक चीज निकल के आती है, वो बात याद रखना जो आपके काम की है। बस, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इस चीज को आप याद रखोगे। मैंने तीनों चारों पांचों टर्म्स आपको बता दी हैं। ये मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज इनको याद रखो। अभी आगे चल के आपको समझ आ जाएगा मैं बार बार इनको क्यों कह रहा हूँ। चार टर्म है, एक, दो, तीन और चार, और उसी के साथ अपना कहाँ गया था, साथ में पेज पहुंच गए थे क्या, उसी के साथ पांचवी टर्म ये है जो अपने अभी यूज होगी। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर उसके नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। ठीक है, किसके लिए बात करते हैं, नॉन फ्लो प्रोसेस। आपके सिलेबस में भी ये है। ठीक है, प्रोसेसेस के लिए दोनों फर्स्ट और सेकंड लॉ के लिए। उसके बारे में सेकंड लॉ आपका सेकंड लॉ आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा।
क्योंकि केल्विन और क्लोसिस दोनों के स्टेटमेंट पढ़ने हैं उसमें उसमें कार्नोट साइकिल वगैरह ये सब है। तो उसको मैंने एक अलग से क्लास एक पूरे सेशन में जहां अपने साइकिल्स पढ़ेंगे, जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स की साइकिल्स हैं वो पढ़ेंगे, वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो आपको सेकेंड लॉ बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। ये भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एप्लीकेशन में बात करूं तो सबसे पहले देखो क्या कुछ अपने को निकालना है। 2, 3, 4, 5, 6 इन प्रोसेसेस में 7 चीजें आपको निकालनी होती है। क्या सबसे पहले बात करूं कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, क्या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। उसी के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा अपने पास, स्थिर आयतन प्रोसेस, स्थिर दाब प्रोसेस, मैं अभी आपको धीरे धीरे सब समझाता हूँ। टेम्परेचर प्रोसेस, उसके बाद में पॉलीट्रोपिक, मेरे पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और उसके बाद में एडियाबैटिक, एडियाबैटिक हिंदी में भी अभी लिख देता हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद फ्री एक्सपेंशन एक्सपेंशन प्रोसेस, और उसके बाद में थ्रोटलिंग प्रोसेस, क्या थ्रोटलिंग प्रोसेस। इतनी बात समझ के होगे। मेरे को यार हिंदी में अपनी कॉपी उठानी पड़ेगी, एक सेकंड में उठाता हूँ। मैंने हिंदी में लिख रखा था वो, पहले को लिख लो हिंदी में अगर लिखना चाहते हो। क्या स्थिर दाब प्रक्रम, स्थिर आयतन प्रक्रम, दूसरा स्थिर तापमान प्रक्रम, पॉलीट्रोपिक को मेरे ख्याल पॉलीट्रोपिक ही कहते हैं, बाकी आप हिंदी में रिसर्च कर लेना। एडियाबैटिक को रुदोसम कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन को खुला एक्सपेंशन। मैं एक मिनट आपको भी देख के बताता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने आपको जो बताई थी ना पहली बातें। मुक्त प्रसार कहते हैं अपने फ्री एक्सपेंशन को, थ्रोटलिंग को आप, मुझे नहीं पता, आप थ्रोटलिंग को थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। और इनको क्या कहते हैं, आइसोबारिक, याद हो तो आपको आइसोबारिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल प्रोसेस। याद है नहीं है साहब, याद होना ही चाहिए, भूलना मत। अब इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आइसोथर्मल को अपने हिंदी में कहते हैं समतापी। आइसोबारिक को अपने कहते हैं समदाबी हिंदी में, ठीक है। आइसोकोरिक को अपने कहते हैं सम आयतनिक। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब एक एक प्रोसेस उठाएंगे, उनके अंदर भी बहुत सारे चीजें हैं जो अपने 5 टॉपिक की बात की थी। सबसे पहले अपने बात करें जनरल गैस इक्वेशन की, फिर कार्य की, फिर आंतरिक ऊर्जा की, फिर ऊष्मा की ट्रांसफर की जो अपने डी क्यू की बात की है, ठीक है। और उसके बाद में चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, एंथैल्पी में परिवर्तन की अपने डिस्कस करेंगे, उस चीज के बारे में अपने बात करेंगे। चलिए एक एक टॉपिक, थोड़ा लंबा टॉपिक होगा। अब आपको मैं समझाने के लिए, मतलब पहले आपको जैसे मैं सबसे पहले अपने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेंगे। कंफ्यूज मत होना यार, मेरे को लग रहा है कि मैं ही खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर अपने बात कर लेंगे सभी चीजों के बारे में। उसके आगे आपको, मुझे अगर कोई लंबी डेरिवेशन होगी तो मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि भाई आप इसका ये याद कर लो। अगर आप डेरिवेशन कहोगे मैं उस पर टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। किसके बारे में बात कर रहा हूं साहब, मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मतलब एक प्रकार से आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, ये चीज है, ठीक है। यहाँ मैंने एक प्रेशर लगा रखा है पी, और यहाँ पे भी वो सेम प्रेशर रहेगा, वो पी इतना, मतलब यहाँ पे भी सेम प्रेशर रहेगा। मतलब एक प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे कुछ भी द्रव है उसको मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ, आग दे रहा हूँ, ठीक है, फायर दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये आपको पता होगा। क्योंकि देखो, अब पानी है, अगर आपने पानी का प्लेट, उसके ऊपर प्लेट दे रखी है, तो पानी का जैसे प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बुलबुले से उठने लग जाएंगे और वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जहां पे अपनों ने प्रेशर तो सेम रखा, परंतु उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ाने से उसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, परंतु प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब इसमें करने वाली जो बात है, जो एग्जामिनर पूछता है अपने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी बहुत लिमिटेड चीजें हैं
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछी जाती है, सारा कुछ नहीं पूछा जाएगा, पर मुझे बताना मेरा फर्ज है। देखो आप मुझे गालियां ना निकालो इसलिए। सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन की बात करता हूं मैं। हाँ, सामान्य गैस नियम। सामान्य गैस नियम। जनरल गैस इक्वेशन अपने पास क्या थी? P1 V1 इज इक्वल टू T1। वैसे क्या होती है, मैं अब यहाँ लिखता हूँ, पी वी अपॉन में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने सॉरी आपको बताया नहीं है, पर आपको इतनी चीज तो पता ही होगी। मुझे नहीं लगता आपको इस चीज में प्रॉब्लम होगी। पी वी अपॉन में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इसी से अपने बायोल्स और चार्ल्स के नियम में भी कार्य करते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन आप याद रखोगे, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। समझ आ गई होगी इतनी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी की भी प्रकार की, किसी को भी। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों तो सेम है, दोनों को कट जाएंगे तो अपने पास एक चीज निकल के आएगी, आ जाएगी, V अपॉन में T इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। याद रखना है, यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने सबसे पहले क्या निकालेंगे? जनरल गैस इक्वेशन निकालेंगे, और सातों के सातों प्रोसेस के लिए निकालेंगे। दिमाग मत खराब करना अपना, ठीक है। सातों के सातों प्रोसेस, जो ये सात प्रोसेस अपने पीछे बात करके हटे हैं, सातों के लिए निकालेंगे। बी जो अपने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए निकालते हैं, वो है वर्क डन। वर्क डन, हाँ, कार्य के बारे में अपने निकालते हैं। तो कार्य अपने पास क्या था? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है। आपको ये बात समझ आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आसानी से ये बात समझा रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, पी क्या है? प्रेशर है। प्रेशर अपने पास क्या है? कांस्टेंट है, पड़ा रहने दो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे प्रेशर के अंदर। परंतु उसी से अपने वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना? V2 - V1 हो जाएगा। ये होगी दूसरी बात। सातों के सातों प्रोसेस प्रोसेस के लिए अपने को याद रखना है, कंफ्यूजेबल होने वाली बात नहीं है। लिख लोगे, लिखने के बाद पढ़ लोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। इससे इसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पहली बात अपने यहाँ कर चुके हैं, दूसरी बात वर्क डन। अब मैं तीसरी बात पे मूव करता हूं। तीसरा अपने बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल इंटरनल एनर्जी। मुझे लगता है आज मैंने पेज थोड़े लगा रखे हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आसानी से आपको लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। मैंने इसलिए एनिमेशन वगैरह सब लगाना छोड़ दिया। मुझे ऐसा था बस ब्लैक बोर्ड हो और उसमें समझाया जाए। याद करो वो सुहाने दिन जब मैंने आपको बताया था डी यू क्या होता है, इज इक्वल टू एम सी वी डी टी होता है। ये होता है, इतनी बात आप समझ गए हो। डिफरेंशिएट करेंगे इनको, ज़्यादा मतलब अंजन झंझट में मत घुसना, ठीक है। एक से दो प्रोसेस के लिए सी वी डी टी, इतनी बात। तो U2 - U1 इज इक्वल टू डी वी T2 - T1। ये बात भी आप याद रखोगे, यही पूछा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, यही पूछा जाता है। जो बात आपको बता रहा हूँ वही चीज पूछी जाती है, और कुछ भी नहीं पूछा जाता। कंफ्यूज हो गए तो रगड़े जाओगे। और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में दो तीन बातें ऐसी हैं जो आपसे एग्जामिनर में मैंने आपको कह दी ना, ये तो जो कह दूंगा वो तो याद करके ही जाना है। नहीं यार, आप ना ये मत करो। मेरी मेरी हैबिट है, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपने सबकी एक हैबिट होती है कि अपने को टीचर जो कह देते हैं ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने उसको उसको याद करके जाते हैं, अदर नहीं करके जाते। इसलिए सारा इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सारा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन चाहिए तो चुपचाप पढ़ लो। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मुझे भी ये डेरिवेशन वगैरह याद नहीं है इतने। मैं खुद मुंह से कहता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं आपकी तरह ही भाई हूँ, आपकी तरह ही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ अपने प्रोसेस, फोर्थ बात करें अपने, ठीक है। ए बी है क्या? मैंने यहाँ सी डाल दो और यहाँ पे डी डाल दो। फोर्थ में बात करता हूँ हीट ट्रांसफर। अभी याद करो वो कुछ मिनट पहले, ठीक है, याद करो कुछ मिनट पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या? जो हीट होती है वो डी और डब्ल्यू होती है। तो क्या मतलब डी क्यू क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या हम ये दोनों चीजें निकाल चुके हैं क्या?
आप कहोगे साहब हम निकाल चुके हैं, तो अगर ये दोनों चीजें निकली है तभी अपने इस चीज पे मूव करेंगे, इसको पहले तो अपने कर ही नहीं सकते। तो ये क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है जी, बिल्कुल साहब होता है, आपने जो कह दिया वो गलत नहीं हो सकता। डी क्यू इज इक्वल टू यू, डी यू क्या होता है, वी टू माइनस सॉरी यू टू माइनस यू वन होता है जी साहब, आपने जो कह दिया वो गलत नहीं हो सकता। पी को अपनों ने क्या लिखा था, डब्ल्यू को अपनों ने क्या लिखा था, पी वी टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन। हो सकता है साहब, बिल्कुल हो सकता है सर, आपने कह दिया वो गलत नहीं होगा, वही बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको दे ही देता हूँ, फिर आप कहोगे यार पता नहीं कैसे निकाल दिया बंदे का, पता नहीं लगता। पी वी टू माइनस पी वी टू, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये प्लस वालों को और ये माइनस वालों को एक जगह करके मैं पटक देता हूँ, ऐसी बस डेरिवेशन है, निकाल। देखो डेरिवेशन एक ऐसी चीज है ना, बड़ी इंटरेस्टेड होती है, पटक के इधर उधर कर कर आके कान कून मरोड़ मरोड़ के, अब मैंने आपके सामने कुछ निकाल के, कुछ सांप निकाल के देना, वो निकाल दूंगा, ठीक है। तो अभी आगे बात करूं, डी यू प्लस पी वी टू, इतनी बात आपके सामने आ गई। हाँ, उसके अलावा माइनस यू वन प्लस पी वी वन, इतनी बात समझ गए हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको इधर उधर कान मरोड़ के इधर उधर किया, और की बात मैंने लंबी चौड़ी की नहीं है। दो चीजें इसको अलग कर लो, और याद करो वो सुहाने पल जो अभी 5 मिनट पहले निकले हैं, उसमें मैंने आपको एंथैल्पी करवाई है, और एंथैल्पी में मैंने क्या कहा था, एच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, और वही बात अपने सामने निकल के नीचे आ गई है। तो इस चीज से अपने पास एक चीज निकल के आती है, जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर स्थिर दाब प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, एच टू माइनस एच वन निकल के आ जाएगा ये, ठीक है, इस चीज से। और इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच भी लिख सकता हूँ। तो डी एच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा वो उस चीज के बारे में भी आप सुन लो। निम्न में से किस प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर एंथैल्पी के बराबर होता है, इसी ऐसा कुछ एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एच का मतलब अपने पास एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी के अंतर के बराबर होता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो वो बात आप याद रखोगे। इतनी बात हो गई है, इतनी बात अपने को समझ आ गई। अब मैं बात करूंगा ए बी सी डी ई के बारे में, और चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। यार बहुत कंफ्यूज हो रही है ना, थोड़ा सा यार, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको ना इन डेप्थ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई कोई भी इलाज नहीं है उस चीज़ का। तो अभी अपने कुछ समय पहले करके हटे हैं एम सी पी टी और टी, ठीक है, वही घिसी पिटी बातें, क्या एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन, ये बात आप ध्यान में रखोगे, ये इम्पोर्टेंट है। बस जो अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आई है, देखो सब इम्पोर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात याद रखना, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो भी आप याद करो वो सब इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से पूछ ले। कभी भी माइंडसेट मत लेके चलना कि यार मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ना करूँ या करूँ, ठीक है, जो भी है आप करना जरूर। हाँ, अब मैं बात करता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में निकल के आई है, वो क्या ही है, डी क्यू बराबर होता है डी एच के, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, स्थिर दाब प्रक्रम में निम्न में से कौन, मतलब कौन सा प्रोसेस या कौन सा, हाँ कौन सा प्रक्रिया सही है, ठीक है, वो एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो वहां पे डी क्यू इज इक्वल टू डी एच भी हो सकता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू भी हो सकता है, काफी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको याद रखना, मैं रिपीट करूंगा, देखो पहला है, पहली बार मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं इस चीज को आपको रिपीट करूंगा, 5 बातें आपको हर एक प्रोसेस में करनी है, 5, तो आप देख लो 7 5 या 35,
35 बातें आपको याद, मतलब 35 बातें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ये है थर्मोडायनेमिक्स। चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे ये है कि आपके लिए कुछ छूट ना जाए। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू पी वी टी इज इक्वल टू सी। तो P कांस्टेंट है, P को P से P1 को P2 से काट देंगे, V1 अपॉन में T1, V2 अपॉन में T2, और ये चीज अपने पास निकल के सामने आ गई। आगे बात करता हूँ, वर्क डन क्या होता है? DW इज इक्वल टू P dV। हाँ, वॉल्यूम का डिफरेंशिएट अपने निकालते हैं, तो DW इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। उसके बाद में ये सीधा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप याद रखोगे, डी यू माइनस, सॉरी, डी यू, हाँ डी यू भी कह सकते हो आप ऐसे इसको, यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू सी वी टी टू माइनस टी वन। उसके बाद में हीट ट्रांसफर के लिए आपने, मैं पूरा राम का नहीं गा चुका हूँ, कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ इतनी बात याद करना है कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डी एच होता है। एंथैल्पी के लिए आपने वही सेम घिसी पिटी बातें हैं, एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। हो, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एक सेकंड में पानी और भर लूँ, पानी पी लूँ। अच्छा जी साहब, ये होगी अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम की, ओ सॉरी, प्रेशर की स्थिर दाब की बात। अब मैं बात करूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम की। किसकी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, स्थिर आयतन प्रक्रम। लो साहब, चलिए चालू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, टेक्निकल गुरु जी, ये था जी साहब, यहाँ पे कोई आपका लिक्विड है, यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा दिया P1, यहाँ पे है वॉल्यूम V1। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है इस प्रोसेस में। और यहाँ पे क्या कर दिया, अब आप कहोगे सर ये तो वॉल्यूम कम हो गया, नहीं हुआ। किस चीज़ का? लिक्विड का वॉल्यूम, जो तरल अपने यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम नहीं कम हुआ। ठीक है, वो उतनी ही मात्रा में है जितनी मात्रा में वो फर्स्ट में था, उतनी जितनी मात्रा में वो सेकंड में है। और P2, यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, V2 अपने पास वॉल्यूम निकल के आ गया, परंतु वॉल्यूम अपने पास सेम रहेगा, इस बात को याद रखोगे। और वही सेम बातें रिपीट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन की। जनरल गैस इक्वेशन की, साधारण गैस नियम के बारे में, समीकरण के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। पसीना आ गया आज। आप P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, फालतू की बात नहीं करेंगे अपने। ठीक है, फालतू की बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। वॉल्यूम सेम है तो ये काट दो, और क्या निकल के आया? P अपॉन में T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रखने वाली बात है इसके अंदर, यही है। उससे आके चलता हूं मैं बी नंबर पे, अपने बात करते हैं। हाँ, बी के बारे में बात करते हैं। बी में अपने क्या करेंगे? वर्क डन, वर्क डन। डी डब्ल्यू अपने पास क्या है? पी डी और पी। हैजिस के बारे में आपको समझ आ गया होगा, मतलब पी इज इक्वल टू, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। और डी वी को अपने वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या है इस पूरे प्रोसेस के लिए? सेम है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंजेज नहीं आई है। उस अकॉर्डिंग यहाँ अगर जीरो आ गया तो ये पूरा प्रोसेस क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बनता है ना, एग्जामिनर मेरे एसएससी जेई के एग्जाम में आया था, मैंने अभी तक एक ही एग्जाम दिया, मुझे एसएससी जेई पसंद ही नहीं है। तो एसएससी जेई के एग्जाम में आया था कि निम्न में से किस प्रोसेस के अंदर किया गया कार्य शून्य होता है? तो किस में होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। बड़े बड़ी बारीकी वाली चीजें है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज आप इन चीजों को ध्यान रखें। सी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी में हिंदी इंग्लिश आपको पहले बता चुका हूँ, साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, डी यू क्या होता है? डी यू इज इक्वल टू, सॉरी, एम सी वी डी टी।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपने करते हैं तो MCV/dt ये होता है। आसानी से समझ जाओगे इस बात को, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। ये तो वही सेम रिपीटेड वो पहले वाले जैसा आ गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात चलता हूँ, आगे जो मेन और चीज़ें हैं उसके बारे में बात करता हूँ। फिर आता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर के बारे में बात करूं, अभी बात करके हटाऊं। क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है हीट ट्रांसफर। परंतु डी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, स्थिर आयतन प्रोसेस के लिए, प्रक्रम के लिए क्या होता है, जीरो होता है। इस बात को आप गौर में रखना है। तो यहाँ पे मैं इस चीज की वैल्यू रख सकता हूँ। तो अपने पास एक चीज निकल के आएगी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। निम्न में से किस प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है? ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये भी आपके लिए। क्या निम्न में से किसके लिए आंतरिक और सॉरी हीट ट्रांसफर जो है वो आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप ध्यान में रखोगे। मुद्दे मुद्दे वाली बातें करवा रहा हूँ, फालतू की बात आपसे मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज। तो मुझे एक बात नहीं समझ आई, चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो। ठीक है, एंथैल्पी। मैं 1 घंटे की क्लास डालता हूँ, 2 मिनट अपने बात करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए अपने कुछ बातें करते हैं। मैं एक थोड़ा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं 1 घंटे की क्लास डालता हूँ। ठीक है, और उसका वॉच टाइम जो होता है ना, वॉच टाइम मतलब कितने मतलब टाइम तक आपको देख रहे हैं। मैं 60 मिनट की क्लास डालता हूँ, मिनट में भी मैं लिख देता हूँ। और आज तक मेरी क्लास 4 मिनट से ज्यादा नहीं देखी जाती। मेरा जो एवरेज वॉच टाइम है वो 4 मिनट है। मैंने 4 मिनट भी ज्यादा कह दिया यार आप, मतलब स्किप करने की भी कोई इंसान की हद होती है कि आप स्किप भी पता नहीं भगवान जाने ऐसा कैसे करते हो, या पता नहीं यूट्यूब का यूट्यूब का ऐसा कोई चक्कर है। मेरा वॉच टाइम मतलब मुझे जब दिखता है तो 2.5 मिनट 3, मैं आप कहोगे ना, आप मुझे कहोगे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। आप मुझे कहते हो तो मैं आईडी पासवर्ड भी बता देता हूँ, आप मेरा चैनल देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आया, ऐसी ऐसा मतलब ऐसी बात है कि मतलब मैं 60 मिनट मिनट की क्लास देख रहा हूँ, 4 मिनट ही देख रहे हो। तो यार ये कंसेप्ट क्या हुआ, मेरे मेरे मतलब माइंड में हिट किया ये बात यार, कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, या आप लोगों ने वो पहले पढ़ा हुआ है इसलिए आप उसको स्किप कर करके देख रहे हो कि हाँ इस बंदे ने कुछ नया बताया नहीं बताया? मुझे बताना। जो देखो, स्किप हर एक कोई करता है, मैं ये नहीं कह रहा स्किप करना गलत है, पर इस लेवल का स्किप कि मैं 60 मिनट की क्लास दे रहा हूँ आप 4 मिनट भी नहीं देख रहे हो, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। चलो, DH इज इक्वल टू MCP/dt, वही बात याद रख लेना, ज्यादा घुसना मत अंदर। क्या, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू MCP/T2 - T1। ठीक है, ये पहले अपने करके आते हैं और यही अपने अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मुझे नहीं पता कितने टाइम का हुआ है, आराम से पढ़ेंगे यार। मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने आप में भी ज्यादा बर्डन गेन करता हूँ। देखो, मैं पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने आप में भी, आपकी क्लास पूरी हो चुकी है, आप रुकना चाहते हो रुक सकते हैं, जाना चाहते हो जा सकते हो। प्लीज वीडियो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, आपने कर रखा होगा। मुझे अपने आप में भी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप पे भी ज़्यादा बर्डन देता हूँ 1 घंटे की क्लास के लिए, क्योंकि मुझे 1 घंटे का मैटर तैयार करने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे मतलब उस चीज़ को रेडी करना पड़ता है। वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। वही एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। मुझे मुझे पर्सनली देखो, मेरे को मेरे बारे में पता है कि मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ, मेरा एनर्जी लेवल उस लेवल का नहीं रहता जो मेरा स्टार्टिंग में होता है। तो इसलिए आराम से पढ़ो यार, आपको आपका सिलेबस पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप ये मत सोचो 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी 3 4 5 घंटे की क्लासेस लेने की, वो भी ली जाएंगी। ठीक है, एनर्जी लेवल लो ही सही पर आपको पढ़ा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप सो आप पढ़ रहे होगे, आप अपनी लगन से पढ़ रहे होगे। या देखो, मैंने अपनी तरफ से, मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई कमी छोड़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए।
अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई ना कोई आप में ये कमी है या आपको ये चीज़ सुधारनी चाहिए, आप मुझे बिल्कुल बताइए, ठीक है? आप मुझे कह सकते हो कि सर आप में ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को प्लीज़ सुधारिए, ठीक है? मैं उस चीज़ पे काम करूँगा। बहुत बहुत जल्द एमसीक्यूज़ की क्लास आपकी आ जाएगी, एमसीक्यूज़ की, जिसमें 2013 का पेपर ही करवाऊँगा, मैं एमसीक्यूज़ आपको नहीं करवाने वाला। बस मेरा मेरा मन मतलब भर गया, आपको एमसीक्यूज़ एक बार करवा दिए बहुत है। कल मैंने 2013 का पेपर देखा, पहली बार देखा, उससे पहले मैंने पेपर एनालाइज़ नहीं किया था। उस पेपर को एनालाइज़ करने के बाद में मुझे एक बात समझ आई। एक तो वो आरएस खुरमी के लेवल है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, अब आप कहोगे यार आप तो अपनी बात को मनाने के लिए ये कहते हो, मैं पेपर भेज दूँगा आपको, आरएस खुरमी की बुक नहीं है, मैं आपको आरएस खुरमी की बुक की पीडीएफ भेज दूँगा। प्रश्न मिला लेना, अगर नहीं मिले तो मेरे को आप जो आप करने के लिए कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार। सेकंड बात, मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% आपको वो चीज़ करके दे सकता हूँ, ठीक है? मैं 100% आपको उस चीज़ में मतलब मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, मुझे नहीं लगता कोई टीचर कर सकता है, अगर कर सकता है तो प्लीज़ आप जाके उससे पढ़िए, ठीक है? मैं टेक्निकली, नॉन टेक्निकल हिंदी, इंग्लिश, जीके कोई भी है, ठीक है? 100% के लिए कभी भी कोई टीचर नहीं कहता कि 100% मैंने जो करवाया है उसमें से आएगा। मैं हमेशा आपको एक एक एवरेज बताता हूँ, मैं 90 टू 95% मैं आपको जो करवा रहा हूँ, आप उनमें से पढ़ के आप कवर कर सकते हो। ये बात मैं हमेशा आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ। मैं आगे की नहीं कह रहा, पर मैंने अभी तक जो आपको करवाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, कल मैंने प्रश्न देखे, सिर्फ एक ही प्रश्न जो स्प्रिंग इंडेक्स का था, वो ही नहीं कर पा रहे थे आप, बाकी सब आप करोगे। अगर आपने पढ़ा है, एक-एक चीज़ समझी है, तब। अभी कुछ बच्चे ने अगर आरएस खुरमी उठाई होगी, आरएस खुरमी उठाने के बाद में स्प्रिंग के बारे में मैंने हेलिकल स्प्रिंग, कुंडलीदार स्प्रिंग के बारे में आपको बताया था। तो उसमें अपनों ने क्या कुछ किया था, एक एंगल ऑफ ट्विस्ट किया था। हाँ, एंगल ऑफ ट्विस्ट किया था, डिफ्लेक्शन किया था, उसके बाद में स्टोर एनर्जी की थी, स्टिफनेस की थी, तो उसमें मैंने टर्म यूज़ की थी रेडियस में। और वो यूज़ कई बार मतलब रेडियस में अगर आपको बताने का सेंस ये था कि अगर आपको मैंने रेडियस में बता दिया, आप उस चीज़ को डायमीटर में व्यास में चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब भी अगर आप देखो, मुझे नहीं पता, और अगर अगर मेरे को नहीं लगता आप में से कोई एमसीक्यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने जो करवाया था वो मैंने रेडियस के टर्म में करवाया था, 64 WRQ मतलब अंडर रूट में जो भी था, वो आपको मैंने रेडियस की टर्म में आपको बताया था, पर आपको एग्ज़ाम में डायमीटर की टर्म में भी मिल सकता है, तो उसको काटापीटी करनी पड़ेगी, ठीक है? थोड़ा-सा आप इंजीनियर लेवल का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ करवाया गया है, अगर आपको मैंने रेडियस के टर्म में करवा दिया, तो आप उसको डायमीटर में चेंज कर सकते हो, यदि मैंने डायमीटर में करवा दिया, तो आप उसको रेडियस में कर सकते हो। इतना आप में दिमाग है, यदि आप मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो। चलिए एमसीक्यूज़ लेके आएँगे तब बात करेंगे। होप आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ वीडियो वगैरह लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर देना। ईजी वे स्टडी ऑफिशियल के नाम से है, ईजी वे स्टडी ऑफिशियल। बहुत ही जल्द अपना पेड कोर्सेज़ के बारे में भी देखते हैं, आप सभी से प्लान करते हैं, आपके एप्लीकेशन वगैरह जल्दी ही आ जाएगी। चलिए आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।